चलिए लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ₹1 लाख, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस सॉरी इनकर्ड ₹80,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ₹20,000। सिंपल। और वैसे मैं लिखवा देता हूं, पर कोई नहीं लिखा है तो हम वही मानेंगे, नो WIP। सवाल में कोई WIP है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये WIP नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जस्ट ए मिनट। हाँ। देखिए जरा, अभी ये स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। चलो, तो मैंने बड़ी सिंपल बातें की है यहां पर। एक एग्जांपल ले रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड 80,000, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड 20,000। WIP नहीं है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, बस अभी यहां तक की बात अपन कर रहे हैं। प्रिपेयर कॉस्ट शीट में आगे की कोई ज्यादा बातें आपके साथ नहीं कर रहा हूं, हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। मैंने कहा हाँ, तो डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख रुपए लग गए, डायरेक्ट वेजेस जो लगी वो 80,000 लग गई, और हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट 1,80,000 लग गई। हाँ सर, बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, बढ़िया, ठीक है ना। सर लगता है आपको कॉस्टिंग आती है बहुत अच्छे से, मुझे सब आता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो 20,000 रुपीज के ओवरहेड एब्जॉर्ब किए, ठीक है, एब्जॉर्ब लेते हैं ये, और ये 2 लाख रुपीज की हो गई हमारी। इसको हम कहेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी यही है, फैक्ट्री तक का खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। दोनों में कई सारी समानताएं भी हैं, लेकिन दोनों में कई सारी असमानताएं, डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो कई सारी हैं, हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा फर्क मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बड़ा अंतर समझिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो ईयर एंड पर बनते हैं, और ईयर एंड पर आते आते एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सब हमें एक्चुअल पता चल जाते हैं साल के अंत में। भाई देखो, जीवन में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट ये आपको पता रहेगा, हमेशा आपको जो अनुमान लगाना पड़ेगा वो फ्यूचर के लिए लगाना पड़ेगा। आप जो चीज कर चुके हैं, ये जो आज है वो आपको मालूम है, वो एक्चुअल है, बट फ्यूचर इज ऑलवेज एस्टिमेटेड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चूंकि फाइनल अकाउंट ईयर एंड पे बनते हैं, तो 99.99% फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ते थे उसमें एस्टिमेशन होता ही नहीं था, अनुमान लगते ही नहीं थे, थोड़े बहुत लगते थे। जैसे डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बनाना है, तो यार हो सकता है कि पैसा डूब जाए, कितना डूबेगा मालूम नहीं है, 10%, 5%, 15%। ऐसे कभी कभार डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट पर, तो 1 लाख रुपए की मशीन भी खरीदी, यार कितने साल चलेगी यार, यार 10 साल चल जाएगी। वो लाइफ जो होती है एस्टिमेटेड लाइफ होती है, अनुमानित। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अनुमान नहीं लगते, पर 99.99% फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल पे होती है।
थोड़ा बहुत उसमें अनुमान लगाने पड़ते हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर बता रहा हूं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें ऐसे ही होता है, अनुमान बहुत कम लगते हैं। और इसीलिए, और क्या उसका रीजन क्या है, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो यूं भी ईयर एंड पे बनाने हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई खर्चा पता नहीं है तो ठीक है, जब पता चलेगा एक्चुअल तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, फालतू में अनुमान क्यों लगाएं। मैं कभी आपने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा बोला जा रहा है कि यार हो सकता है साल की शुरुआत में कि साल भर में हमें 20,000 रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी, तो पहले अनुमानित बेसिस पे सैलरी को रिकॉर्ड कर लो, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 पहले ही कर लो, फिर बाद में देखेंगे एक्चुअल क्या होता है। फिर एक्चुअल में और जो हमने अनुमान लगाया था उसमें डिफरेंस आ सकता है। कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा हुआ? नो सर, नहीं हुआ, नो सर। नहीं हुआ। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, वहां कॉस्ट अकाउंटेंट की मजबूरी है अनुमान लगाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट की जरूरत पहले ही दिन है, हां या ना? यस सर। यस हाँ या सर, ना? यस सर। तो कॉस्ट की जरूरत पहले ही दिन क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपने फैक्ट्री डाली है और इनॉग्रेशन पार्टी चल रही है यार, और वहां पर जो लोग आए हुए इनॉग्रेशन में, उसी में से एक कस्टमर आपसे बन जाता है, बोले यार काहे की फैक्ट्री डाली, बोले शर्ट बनाने की, बोले बताओ 1000 शर्ट कितने में दोगे। उसने आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ली, अब भी ग्राहक तैयार है, पहले ही दिन ग्राहक तैयार है कि बताओ 1000 शर्ट कितने में दोगे। तो कितने में दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है, तो सेलिंग प्राइस आती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से, तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो प्राइम कॉस्ट भी मालूम होनी चाहिए, और ओवरहेड्स इनडायरेक्ट खर्चे भी मालूम होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया कि डायरेक्ट कॉस्ट जनरली पता होती है कि कितनी लगेगी, लेकिन 2 महीने बाद बिजली का बिल कितना आएगा मालूम नहीं है, या बिजली का बिल टोटल आएगा पूरी फैक्ट्री का आएगा, इन 1000 शर्ट पे मुझे कितना चार्ज करना है मालूम नहीं है, तो ओवरहेड्स पता नहीं होते हैं। और इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड एक रेट से चार्ज किए जाते हैं और वो अनुमानित बेसिस पर होते हैं। तो मैं तो पूछूंगा, मुझे आंसर दीजिए, ये 20,000 एक्चुअल फिगर है या अनुमानित बेसिस पर है? सर ये एक्चुअल फिगर है। क्या एक्चुअल फिगर है ये? दुष्ट, पापी, दुराचारी, अत्याचारी, बोल सॉरी, बताइए, ये जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं इतने समय से, ये क्या एक्चुअल फिगर है? जल्दी बताइए। एस्टिमेटेड। याद करो, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब किससे? एक रेट से। एक रेट से। वो रेट किस पर बेस्ड होता है? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है ना। मान लो sir. कि हमने सोचा 20 रुपए, हमने अनुमान लगाया कि 20 रुपए पर शर्ट के ओवरहेड लगेंगे, हमने अनुमान लगाया कि 20 रुपीज पर शर्ट के ओवरहेड लगेंगे, तो 1000 शर्ट पे 20,000 रुपए चार्ज कर दिए। मुझे बताइए, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं इस बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूंगा, सच सच बताओ, ये खर्चा एक्चुअल है या अनुमानित बेसिस पर है? सर अनुमानित बेसिस पर। यस, एस्टिमेटेड बेसिस पर है। जिस भी लड़के ने बोला था ना ये एक्चुअल बेसिस पर है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। ये देखो इधर लेफ्ट साइड में दिल होता है, दिल, ये टूट गया मेरा। ये अनुमानित बेसिस पर है, राइट? और ये कॉस्ट अकाउंटेंट ने इस खर्चे को जो अनुमानित बेसिस पे चार्ज किया है, ये उसका शौक है कि उसकी मजबूरी थी? मजबूरी। ये कॉस्ट अकाउंटेंट की मजबूरी है ये, क्योंकि कस्टमर पहले ही दिन आपसे पूछ सकता है, ईयर एंड तक का वेट नहीं करेंगे, बोले नहीं साहब कस्टमर साहब अभी तो आप 1000 शर्ट ले जाओ, सेलिंग प्राइस आपको अभी नहीं बता पाएंगे, अभी जब बिल आएगा जब खर्चे पता चलेंगे तो तब दे देना। हिंदुस्तान है, फिर नहीं आने वाला। और वैसे भी सेल होने की पहली मेन कंडीशन होती है कंसिडरेशन एग्री होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस तो पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें ये मजबूरी है, ये लिमिटेशन है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को कहीं ना कहीं कॉस्ट सेलिंग प्राइस पहले ही बतानी होती है, और सेलिंग प्राइस अगर बतानी है तो खर्चों को कुछ खर्चे जो पता है। देखो एक बात समझो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि नहीं साहब हमें तो सारे खर्चे पता ही है क्या लगेंगे, अनुमान लगाना ही नहीं पड़ता, तो बात ही खत्म हो गई, फिर मैं क्यों ये नाटक करूंगा। लेकिन अगर ये एब्जॉर्ब हुए हैं, चार्ज हुए हैं, तो एक अनुमानित रेट से चार्ज हुए हैं। एनी डाउट इन दिस? नो सर। वेरी गुड। तो ये हमारी कॉस्ट है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं आज से, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आप ये समझ लीजिए कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं सब जगह ये चीज आने वाली है, सब जगह ये यूज होने वाली है। हम लोग इस सब्जेक्ट पे को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं कई दिनों तक कोई टॉपिक नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा आपके, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पहले, और उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चंस पे आएंगे, टॉपिक्स पे आएंगे, तो बहुत ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, केवल मैथमेटिक्स मान के मत पढ़ो इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को कंसेप्ट से पढ़ो, ठीक है। ये मान लो आज कि जैसे अकाउंट्स, आज आप अकाउंट्स में जिस लेवल पर हो ना, वो 3 साल की देन है। आप 2 साल स्कूल में पढ़ते हो और 1 साल और पढ़ चुके हो, तो आज ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आपको वो 3 साल जितनी मेहनत अभी यहां करनी पड़ेगी पहले। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिखना। इफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स अब हमें एक्चुअल खर्चा पता चल गया। एक्चुअल फैक्ट्री, भाई एक दिन तो खर्चा पता चलेगा ही ना, तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हमें पता चले, मैं फिर कह रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा होगा, क्योंकि हमने पहले ही कुछ जो है कॉस्ट जो निकाली है पहले एस्टिमेटेड बेसिस पर निकाली है। तो इफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹29,000 वाकई में जो खर्चा हुआ वो 29,000 रुपए का हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, हेलो, यस सर, बताइए, हमसे गलती जो हुई, भाई गलती हुई, अनुमान तो अलग हो ही सकता है, तो इस गलती से हमें फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन माना जाएगा, ठीक है ना। जिसने भी सही आंसर दिया है मैं उसको एक छोटा कुरकुरे का पैकेट दूंगा इनाम में, छोटा वाला, हाँ, कुरकुरे। 29,000 रुपए नुकसान हुआ, अरे हमारा खर्चा ज्यादा हो गया। तो देखो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ध्यान से देखना, डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं बता रहा हूं, बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। और सवाल में एक चीज और लिख लो, ये सुपर सवाल में एक चीज और लिख लो, जैसे कि नो WIP एंड नो अदर कॉस्ट। अभी और कुछ भी नहीं है भैया, अभी और कोई कॉस्ट नहीं लगी, भूल जाओ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई सेलिंग नहीं, कुछ नहीं। फैक्ट्री से बिक गया माल, डायरेक्ट ही होता है, फैक्ट्री से बिक गया माल बनते ही, इसलिए टेंशन मत लेना। सवाल एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अपने दिमाग का एक्सपांशन करो। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ना है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मालूम बहुत तुच्छ सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत वाइड सब्जेक्ट है। कॉर्पोरेट, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये बातें सोचो। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो डिफरेंस कितना आ रहा है? 9,000। 29,000 एंड 20,000 इज इक्वल टू 9,000, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान देना, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स थे ना वो 20 थे और एक्चुअल वाले 29 थे। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक्चुअल ग्रेटर देन एब्जॉर्ब्ड, वो तो एक ही बात है भाई। 2 इज लेस देन 3 बोलूं या 3 इज ग्रेटर देन 2 बोलूं, बात तो वही है। 3 बड़ा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। तो यहां पर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, एब्जॉर्ब कम है, मींस
एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड हिंदी में लिख रहा हूं कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो इट इज कॉल्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका एक नाम है, इट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। है ना? आप ये मतलब इधर ओवर एब्जॉर्ब नहीं, ओवर तो एक्चुअल वाला ओवर है, हम एब्जॉर्ब क्या क्या अंडर या ओवर लगाएंगे, तो एब्जॉर्ब वाला कम होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन। सर एक डाउट आ रहा है सर, मैंने पूछा क्या सर इसका क्या करेंगे सर 9000 का? अरे क्या करेंगे वो तो मैं बताऊंगा ना, पहले आया है वो तो देखो। और आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी इसमें कम क्यों होती है? क्योंकि आपने आज तक ऐसा पढ़ा नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा थोड़ी होता है, जो एक्चुअल खर्चा होता है 29,000 वही रिकॉर्ड होता है। कभी सुना क्या कि नहीं वो रेंट हम पहले रेंट को अनुमानित रिकॉर्ड कर लेंगे कि हो सकता है इतना रेंट देना पड़े, फिर साल के अंत में देख, ऐसा थोड़ी होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो जैसे जैसे खर्चे इनकर होते जाते हैं वैसे वैसे अकाउंटिंग एक्चुअल पे करते जाते हैं। अनुमान तो ईयर एंड पे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त एसेट की लाइफ को अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने के लिए प्रोविजन बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं परसेंट को। बाकी अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई एस्टिमेशन नहीं होता, वहां सब एक्चुअल चलता है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर इफ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹15,000? आप पहले तो मुझे डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बता सकते हैं आप मुझे? सर 5,000 का फायदा। हाँ रिश्ता भाई देखो, अभी फायदा नुकसान मत बोलो, डिफरेंस बोलो। अभी तो मैंने तो ये बोला ही नहीं फायदा नुकसान है। हाँ वैसे आप बोल सही रहे हो, लेकिन अभी उसका ट्रीटमेंट तो मैं बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आप बोलोगे सर क्या बात करते सर, ये 15,000 के एक्चुअल हुए और सर एब्जॉर्ब वाले आपने हमें बताए थे 20,000, तो सर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 5,000 का आ रहा है। और सर अब हम एब्जॉर्ब से देखते हैं, एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज ग्रेटर देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। सर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड जो है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से बड़े हैं। देख लो सर, एब्जॉर्ब वाले 20,000 थे, ग्रेटर देन 15,000। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15,000 इज लेस देन 20,000। तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन? बताइए। ओवर मीन्स इसका मतलब, इसका मैं शुद्ध हिंदी में शुद्ध देसी रोमांस नहीं मीनिंग बता रहा हूं, शुद्ध देसी मीनिंग की मीन्स एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा है। आपने बेचारे कस्टमर को ज्यादा भाव बता दिया था, ज्यादा है। इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे जल्दी बोलो? ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जी सर आ गई सर, बात समझ में आ गई सर। यस सर एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में, सर प्लीज बताइए सर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ, इसका करेंगे क्या, इसका करना क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और
ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। सर ये हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर इसका करेंगे क्या सर, प्लीज सर इसका जवाब दीजिए आप, क्वेश्चन आंसर। तो मैं यहां पे कहूंगा रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, आपको भी रुकना है, मतलब डिस्कस लेटर। अभी हम कुछ समय बाद इसको डिस्कस करेंगे, पहले हम जरा इस पे अपनी पकड़ बना लें, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट एग्जांपल, हम इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे लेकिन आराम से। एग्जांपल, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, ₹90,000। मान लो जब हमने कॉस्ट शीट बनाई, कॉस्ट निकाली, कस्टमर को बता रहे हैं हम सेलिंग प्राइस, तो उस वक्त पे हमारी जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड अनुमानित रेट पर चार्ज किए वो 90,000 है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स ने फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट खर्चे आ गए। आपको ये तो मालूम है कि ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे इनडायरेक्ट को मिलाकर ओवरहेड्स बोलते हैं, और फैक्ट्री में जो खर्चे लगते हैं इनडायरेक्ट, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड मतलब ये बिल्कुल एक्चुअल हो गया, मैं लिखवा देता हूं एक्चुअल। एक्चुअल में हमारे थे 98,000। कैन एनीबडी टेल मी अंडर और ओवर? ओवर। यस, ये गलती आप करते हो, बस जल्दबाजी में सब यही गलती करते हैं। याद रखना, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब वर्ड के आगे लिखा है, अंडर एब्जॉर्प्शन। जरा सोच के बताइए। अंडर अंडर सर। हाँ, एब्जॉर्ब वाले कम हैं, आप देखिए ना, ये अंडर एब्जॉर्प्शन है, एक्चुअल वाला ओवर है। एक्चुअल में ज्यादा लगे हैं, पर जो आपने चार्ज किए, जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं, वो तो कम थे ना। यस सर। ये 5,000 है। एक और एग्जाम्पल हम यहां पे लिखते हैं, इसीलिए देखो प्रैक्टिस जरूरी होती है कि ऐसा करने के बाद भी हम गलत करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स सर 8,000। एब्जॉर्ब, हाँ जी 8,000, बिल्कुल ठीक। मैं यही देख रहा था कि क्या चक्कर है भाई, कोई बोलता क्यों नहीं है। 8,000 फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो 90,000 के हमने एब्जॉर्ब किए हैं, लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड थे, वाकई में जब हमें पता चला कि नहीं यार साहब, खर्चा तो हमारा एक्चुअल में तो जो है 86,000 का ही हुआ है। जरा आप बता देंगे क्या आप, क्या होगा आंसर? हाँ जी, ओवर। ओवर एब्जॉर्ब। हाँ 4,000। इसको ऐसे समझो, अंडर या ओवर शब्द एब्जॉर्प्शन वर्ड के आगे लगा है, तो अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हुए तो ओवर एब्जॉर्प्शन, कम एब्जॉर्ब हुए तो अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये देखो कि एब्जॉर्ब वाला फिगर कम है कि ज्यादा, तो एब्जॉर्ब वाला यहां पर ज्यादा है, तो ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं। ये हो गया 4,000 रुपए का। मुझे लगता है ये 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है अभी के लिए कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। Yes, अब हम यहां sir. पे इंपॉर्टेंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, पहला, ओवरहेड एडेड टू कॉस्ट, एडेड टू प्राइम, एक मिनट इसको ऐसे लिखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। अभी मैंने केवल फैक्ट्री ओवरहेड लिए, इसलिए अभी मैं केवल ओवरहेड यहां लिख देता हूं, वो तो एक ही बात है। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड में टोटल कॉस्ट आती थी। हाँ सर, ये तो आपने बताया। तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मैं मैथमेटिक्स की भाषा में, जैसा देश वैसा भेष, जब मैं मैथ्स पढ़ता हूं तो मैथ्स की भाषा बोलता हूं, जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ूंगा तो डेबिट क्रेडिट बोलूंगा। तो मैथमेटिकली ओवरहेड्स आर
एडेड टू प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में जोड़ते हैं हम, प्लस माइनस यानी मैथ्स। तो बताइए इस जोड़ने को कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। हां, कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब्ड टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, जोड़ते हैं उससे, तभी टोटल कॉस्ट आती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। और ये जो एब्जॉर्ब होते हैं ना, ये एस्टिमेटेड रेट पर होते हैं, अनुमानित रेट पर। वो रेट निकालना भी मैंने सिखाया है, पर अभी आज नहीं निकाला। आज मैंने डायरेक्टली आपको एब्जॉर्ब का अमाउंट दे दिया था। राइट और रॉन्ग? राइट सर। हाँ, एक अनुमानित Yes, रेट होता sir. है इसका। और अब एक और शब्द समझना, ओवरहेड एब्जॉर्ब। जैसे डेटर से उसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं, और सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं, कई बार इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं, फिक्स एसेट्स को आजकल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई बोला जाता है अकाउंट्स में। तो वैसे ही ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड के और भी नाम हैं। इसको बोलते हैं ओवरहेड अप्लाइड, ओवरहेड चार्ज्ड, ये सब वर्ड है इसके लिए। ओवरहेड रिकवर्ड। अरे अल्टीमेटली ओवरहेड जोड़ेंगे तो कॉस्ट आएगी, उसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी, और सेलिंग प्राइस कस्टमर से रिकवर करते हैं। हम अपने कस्टमर से हमेशा सेलिंग प्राइस रिकवर करते हैं। तो सेलिंग प्राइस रिकवर करते हैं मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रिकवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरहेड भी तो रिकवर करेंगे। तो ऐसे नए नए शब्द आएंगे, डरना मत। ओवरहेड रिकवर्ड, ये वर्ड नाम है, केवल नाम है भैया। एक लड़का है, बड़ा गोल गोल दिखता है तो उसको नाम गोलू रख दिया, एक बड़ा भोला सा दिखता है उसका नाम भोलू रख दिया। तो वैसे ही ओवरहेड हमने प्रोडक्शन पे चार्ज किए, अप्लाई किए, कस्टमर से रिकवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करना, ओवरहेड एब्जॉर्ब करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, अंडर एब्जॉर्प्शन को हम और क्या कह सकते हैं? बोलो। इसको हम अंडर चार्ज बोल सकते हैं क्या? अरे ओवरहेड एब्जॉर्ब करने को हम ओवरहेड चार्ज बोलते हैं, ओवरहेड अप्लाइड बोलते हैं, तो इसको हम अंडर अप्लाइड ओवरहेड बोल सकते हैं क्या? यस सर। अंडर अप्लाइड, अंडर चार्ज। ले देखिए, आपने कम चार्ज किए। अंडर रिकवर्ड, आपने कस्टमर से कम रिकवर किए, आपने जो कॉस्ट में एब्जॉर्ब किए थे वो कम थे। बोल सकते हैं क्या? यस सर। बड़ी सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूं मैं, लेकिन बड़ी कंसेप्ट की बातें ये लोग कॉस्ट खत्म कर लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आते हो क्या रहा है। और मेरी तो आदत है भाई, देखो, सबसे किसी भी सब्जेक्ट का जो है ना मेन चीज पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो सारे चैप्टर एक जैसे लगेंगे। ओवर एब्जॉर्प्शन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? बोलो। हमने ओवरहेड ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, ओवर एब्जॉर्प्शन, तो क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो। ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड। absorption. और बोलो। ओवर चार्ज। ओवर चार्ज, ये सब सेम नाम है। और बोलो। ओवर रिकवर्ड। बस। और आज के लिए दो आखिरी पॉइंट और आपसे पूछूंगा मैं, बस मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन है, इन जनरल ये क्या है? प्रॉफिट या लॉस? खुद सोच के कॉमन सेंस से बताना। सर लॉस। हाँ, अरे अंडर एब्जॉर्प्शन यानी हमने कम कस्टमर से कम चार्ज किए, जबकि एक्चुअल का खर्चा ज्यादा था, तो एक तरीके से तो लॉस है ना जनरल। अभी स्पेशल मीनिंग नहीं बताया, वो मैं डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा। इट इज लॉस टू द कंपनी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है, ये मेरे कहने में मत बोलना। मेरे कहने पे बोल रहे हो तो मत बोलो, रहने दो, मैं बाद में बताऊंगा। अगर कॉमन सेंस काम कर रहा है तो इट इज प्रॉफिट टू द कंपनी। अगर ऐसा हुआ है तो, अगर आपने ज्यादा चार्ज कर लिया है कस्टमर से, सर कस्टमर ज्यादा देगा ही क्यों, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, पर अगर ऐसा हो गया मान लीजिए, तो फिर ये लॉस और प्रॉफिट समझ में आता है क्या आपको? यस सर। बस, वेरी गुड।